नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ जो है मौजूद हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी, विस्तृत विवेचना के लिए और तमाम सारे जो सवाल हैं, जो इस वक़्त तमाम बदलाव हो रहे हैं राजनीति में, नई-नई चीज़ें जो सामने आ रही हैं, किस तरह से इंडिया बनाम एनडीए ये जो चुनाव है, उसमें क्या कुछ चल रहा है, उसकी विस्तृत बातचीत होगी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, ईडी, सीबीआई और ये सारी चीज़ों को से लेकर के और एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मुद्दा है वो जाकर के मांस खाने और मछली खाने जैसी चीज़ों पर टिका हुआ है। उसी को लेकर के वही तस्वीरें दिखा करके तमाम सारे मंचों से भाषण हो रहे हैं। तो ये जो चुनाव है, सर पहले तो संक्षेप में ज़रा एक रूपरेखा हम लोग समझ लें कि अभी तक में जो चुनाव है सर, उसकी क्या कुछ तस्वीर बन रही है? जनता के लिए कुछ अभी तक निकल कर के आ पाया है, चाहे वो हम एनडीए गठबंधन की बात करें या इंडिया गठबंधन की? देखिए, मुझे ऐसा लगता है राम प्रकाश जी, ये उसी प्रकार का संघर्ष है जैसे हमारे पूर्वजों ने और पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मुझे लगता है आज मेरे अंदर जो भावना होती है, 72 साल की उम्र है, कल मेरी 72 साल की उम्र हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि 72 साल में जो सुख से वंचित रहा मैं, कि मैं 1947 के पहले पैदा क्यों नहीं हुआ, और मैं अगर उस समय 40-50 साल पहले और उसके पैदा हो गया होता तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तरह मैंने भी शहादत क्यों ना दी होती देश के लिए। और आज आप जैसे लोग बात करते हैं कि अखिल स्वामी भी थे, जो कि जैसे चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कनपटी में बंदूक लगा के गोली मार ली थी, या भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे, वो जो भावना से मैं वंचित हो गया था, आज मैं देख रहा हूं वो भावना दोबारा जागृत हो गई, पूरे देश के अंदर जागृत हो गई। एक तरफ वो शक्तियां हैं जो देश को एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहती हैं, जो भामाशाहों और पैसों की झोलियों से देश के लोकतंत्र को और संविधान को कब्जा करना चाहती हैं। और देश के अंदर वो भी शक्तियां हैं आज की तारीख में, जैसे उस समय महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे और चंद्रशेखर आजाद और बाकी लोग थे, जो उस सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जो निरंकुश सत्ता थी और जो देश के लोगों को स्वाधीनता और स्वतंत्रता नहीं देना चाहती। उसी प्रकार का युद्ध हो रहा है। ये उसी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जैसे उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के दबाव में आकर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं दबे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा आदमी, खानदानी आदमी, करोड़पति अरबपति आदमी, मैं तो इलाहाबाद का हूं, कितनी संपत्ति इलाहाबाद के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते उस जमाने में, और सारी संपत्ति देश को दान करने वाला आदमी। और ऐसा आदमी जिसको उनके पिताजी इतना ज्यादा प्यार करते थे, वो आदमी 10 साल जेल में रहा। उनके पिताजी भी जेल रहे, उनकी माता भी जेल रही, उनकी पत्नी भी जेल रही, उनके दामाद भी जेल रहे, उनकी बिटिया, मतलब पूरे परिवार ने, करोड़पति अरबपति परिवार ने अपने परिवार को झोंक दिया। तो आज भी इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है। आज भी एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कि संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, दूसरे लोग हैं जो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो समर्पण कर रहे हैं, जैसे अशोक चौहान हैं, छगन भुजबल हैं, अजीत पवार हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अड़े हुए हैं, जो जेल के अंदर हैं, परेशान हैं, 6x9 के कोठरी के अंदर है, लेकिन लड़ रहे हैं। तो मुझे जी। ऐसा लगता है उसी प्रकार की स्थिति आज फिर पैदा हो गई। जी, आपने अजीत पवार का और अशोक चौहान का नाम लेकर के महाराष्ट्र का जिक्र कर दिया, तो महाराष्ट्र से ही हम लोग और सवाल ले लेते हैं। सर, स्टार कैंपेनर की लिस्ट आती है, पहले पार्टियां तोड़ी जाती हैं, दो दो पार्टियां टूट करके एक सरकार बनाई जाती है और फिर उसके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो स्टार कैंपेनर की लिस्ट से गायब कर दिए जाते हैं। क्या संदेश जाएगा सर? आखिर क्या भाजपा को क्या एक नाथ शिंदे और अजीत पवार वोट बैंक के वोट ला पाने वाले नेता के तौर पर नहीं दिख रहे हैं? इन लोगों के पास अब वो क्षमता नहीं बची कि वोट ला पाए? देखिए, परिस्थिति को जरा राम प्रकाश जी समझिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने समझने में भूल कर दी। आप ये सोचिए, अजीत पवार की एनसीपी या शरद पवार की एनसीपी वो पार्टी थी जिसके कार्यकर्ता बीजेपी शिवसेना के खिलाफ लड़ा करते थे। अच्छा, अब अगर अजीत पवार, एक तो शरद पवार को उन्होंने धोखा दिया, और उसके बाद इनका यही हश्र होने वाला है जो बाकी लोगों का, जो जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार का भी हुआ, जो अकाली दल के साथ भी हुआ, जो उद्धव ठाकरे के साथ भी हुआ। वहां पे जमीनी स्तर पे इतना ज्यादा संघर्ष है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में, अजीत पवार की एनसीपी में और भारतीय जनता पार्टी में, कि जहां पे बीजेपी के वोट हैं, जहां वो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, वहां ये एनसीपी के और शिवसेना वाले समर्थन नहीं कर रहे हैं, और शिवसेना एनसीपी के जहां कैंडिडेट है वहां बीजेपी वाले समर्थन नहीं कर रहे हैं।
यही आपने घोसी के अंदर देखा जो ओपी राजभर के साथ हो रहा है, यही परिस्थिति हो सकती थी इधर इंडिया अलायंस के साथ भी। लेकिन क्योंकि आज लोकतंत्र बनाम तानाशाही के बीच का संघर्ष है, इसलिए वहां के अल्पसंख्यक भी जो शिवसेना को वोट नहीं दिया करते थे, इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स को 100% वोट देने के लिए तैयार है। अच्छा, फिर उन्होंने राजपूती आन बान शान को छेड़ दिया, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को तोड़कर अपने सरकार तो जरूर बना ली, पुलिस को अपने अधिकार में जरूर ले लिया, लेकिन ये लोग लायबिलिटी बन गए हैं। और अगर इनको क्षेत्र में लेके जाएंगे, आपने देखा मेरठ के अंदर, सहारनपुर के अंदर जयंत चौधरी को लेके मोदी जी नहीं घूम रहे हैं, उनको मीटिंग में नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि जहां जयंत चौधरी दिखाई पड़ेंगे राजपूतों का आक्रोश जो है वो उबल पड़ेगा। ये हर प्रदेश में हो रहा है, नीतीश कुमार के साथ भी यही हो रहा है। नीतीश कुमार के प्रति इतना ज्यादा वितृष्णा लोगों के अंदर पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का भी कमिटेड वोटर अब जो है आरजेडी की तरफ जा रहा है। तो ये हर जगह स्थिति। अब देखिए, एक और है कि जो ये लोग हैं जो कि धोखा देके गए हैं बीजेपी के पास, इनको माफ कर देंगे क्या मोदी जी? जब उन्होंने वसुंधरा राजे को माफ नहीं किया, जब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को चौहान को माफ नहीं किया, जब उन्होंने ऐसे अपने 40-50 साल पुराने नेताओं को माफ नहीं किया, तो क्या माफ कर देंगे इन लोगों को जो धोखा देके अपनी पार्टी को उनके पास गए हैं? तो वास्तविकता यह है, हार सामने दिख रही है, हाथ पैर फूल गए हैं, समझ में नहीं आ रहा रणनीति कैसे बनाएं। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल, जिस प्रकार से राजस्थान, जिस प्रकार से हर प्रदेश के अंदर से सूचना मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को दौड़ाया जा रहा है, हरियाणा के अंदर तो हर जनपद के अंदर यह स्थिति है। घर से निकल नहीं पा रहे दुष्यंत चौटाला, घर से निकल नहीं पा रहे बीजेपी के कैंडिडेट्स। तो ऐसी स्थिति में अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है किसको सामने रखें और किसको सामने न रखें। जी सर, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो सीट है नागपुर, क्योंकि नितिन गडकरी वहां से आता है और नितिन गडकरी का एज अ मंत्री भी परफॉर्मेंस देने वाला नेता उनको माना जाता है, मंत्री माना जाता है। और इसके अलावा वर्तमान सत्ता में रहते हुए भी सत्ता से इतर लाइन लेकर के चलने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से राय रखते हैं। इन सबके बावजूद भी खबर ये आ रही है कि नागपुर में कांग्रेस की उम्मीद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी जो नितिन गडकरी को कुल मिलाकर के देखा जा रहा है, संभावनाएं बताई जा रही है कि नितिन गडकरी भी हार सकते हैं। इस तरीके के कयास लगाए जाने शुरू हो गए। 2019 में ऐसा सीन नहीं था, नितिन गडकरी 100% वो जीती हुई सीट मानी जा रही थी भाजपा के लिए। मैं रामप्रकाश जी आपके उससे सहमत नहीं हूं जो आपने नितिन गडकरी जी के बारे में कहा। नितिन गडकरी जी को कई बार मैंने जो कॉन्क्लेव्स होते हैं उसमें देखा, बड़े नजदीक से सुना। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी से वो कम नहीं है फेंकने में। वो कभी बस उड़ा देते हैं, कभी उड़ती हुई बसें बता देते हैं, ऐसा वातावरण बना देते हैं जैसे बस इंडिया जो है वो टोक्यो बनने वाला है। कल उनकी यात्रा निकल रही थी नागपुर के अंदर और उनकी गाड़ी जो है टूटी हुई सड़कों में फंस गई और सड़क के किनारे लोग नहीं थे। देखिए, ये नितिन गडकरी को मैं नितिन गडकरी तब मानता जब ये अपने अपमान का बदला लेने के लिए ये बीजेपी को छोड़कर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते तो जीत जाते। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में लड़ रहे हैं, तो जितना बैगेज है भारतीय जनता पार्टी का और पिछले 10 साल का जितना भी बैगेज है वो नितिन गडकरी झेल रहे हैं। और नितिन गडकरी ही क्या, मेरे ख्याल से 1977 का रिपीटिशन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े बड़े नेता हारने वाले हैं और बड़ी बड़ी मार्जिन से हारने वाले हैं। दिल्ली में 2-3 सीटें जीत जाएं, हरियाणा में 2-3 सीटें जीत जाएं, महाराष्ट्र के अंदर 10 सीटें जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात है। नितिन गडकरी ने बोला जरूर, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार उन्होंने समर्पण किया वो उसी प्रकार का समर्पण किया जिससे उनके प्रति जो लोगों के अंदर एक थोड़ा श्रद्धा भाव था वो खत्म हो गया। और ये भी खबर है रामप्रकाश जी, आपको पता होगा कि आरएसएस ने भी निर्णय ले लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन का साथ देंगे, क्योंकि आरएसएस के भी मुंह में पट्टी बांधी गई है। उन्हें भी जो उनके अधिकार और जो उनकी हनक हुआ करती थी वो खत्म कर दी गई है। तो बीजेपी हर तरफ से घिर गई है। नितिन गडकरी हो या कोई हो, जो भी कमल चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ेगा, मुझे लगता है उनका चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। जी सर, एक चीज और, इस समय जो शराब नीति में जो घोटाले को लेकर के तमाम सारी चीजें चल रही थी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी की मुलाकात जो है वो खिड़की के माध्यम से हो रही है। संजय सिंह ने दावा किया कि भाई तिहाड़ के अंदर बड़े से बड़े खुखार अपराधियों की मुलाकातें भी बैरकों में होती है, लेकिन 3 बार के सीएम की मुलाकात जो खिड़की के माध्यम से उनकी पत्नी से कराई जा रही है। इसके अलावा संजय सिंह को मिलने नहीं दिया जा रहा है।
तो एक तो उस पर आपकी टिप्पणी। एक सवाल में लगे हाथ संजय सिंह को रिलेट करके है, तो दोनों कर देता हूं, आप दोनों का विस्तृत जवाब दीजिएगा। संजय सिंह की मुलाकात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ होती है, बहुत सारी बातें इसमें भी होती हैं, तो इन दोनों पर आपकी टिप्पणियां सर। देखिए, पहली बात यह है, ये उसी प्रकार से डराने का प्रयास हो रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को, जैसे अंग्रेजों ने कांग्रेस के लोगों के साथ किया था। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग टूट गए, जिनका नाम मैंने पहले भी लिया। अभी 3 दिन पहले एक गौतम साहब हैं जो समाज कल्याण मंत्री थे, वो भी टूट गए। ईडी की रेड हुई, मनी ट्रेल ढूंढने के लिए हुई, मनी ट्रेल मिला नहीं। अब जब गौतम साहब का मनी ट्रेल नहीं मिला तो संजय सिंह क्या कैसे मनी ट्रेल मिल जाएगा? अगर नीति बनाने में सारे लोग इन्वॉल्व थे। अच्छा, नीति बनाने के लिए रामप्रकाश जी ये बताइए, किसी सरकार को नीति बनाने पे घोटाला उसको कहा जाए? अरे भाई, नीति बनाना तो सरकार का अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अधिकार है। अच्छा, घोटाला अगर सिद्ध होता है तो वो तो जो चुनावी बॉन्ड का नीति बनी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा, वो नीति गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी कहा और असंवैधानिक कहा। उसके नीति बनाने वाले जेल के बाहर क्यों हैं? अच्छा, ये जो शराब नीति बनी थी, ये शराब नीति बनी और वापस ले ली गई। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ये बताइए, जब जिस दाम पे 1 बोतल शराब मिलती थी, उस दाम पे 2 बोतल शराब मिलेंगी, तो शराब विक्रेता उसमें घूस क्यों देगा? भाई, ये सामाजिक रूप से ठीक है कि लोग कह रहे हैं कि भाई आपने शराब इतनी ज्यादा बांट दी कि लोग शराबी बन गए, वो अलग मुद्दा है। सामाजिक मुद्दे के लिए तो कोई घूस नहीं देगा ना भाई। अगर शराब विक्रेता के लाभ कम हो जाएंगे तो उसके बाद घूस क्यों देगा, बल्कि कहेगा कि साहब जो पहले देते थे वो भी नहीं देंगे आपको। तो अगर नीति बनाने पे सरकार, तो किसान नीति जो आपने वापस ली, उस पे आपको गलत नीति बनाने के लिए दंड क्यों ना दिया जाए? अच्छा, मनी ट्रेल मिल नहीं रहा, इसका मतलब यह है कि रामप्रकाश जी, अगर आपके 5 शत्रु हैं और 5 शत्रु जाके कोर्ट में एफिडेविट दे देंगे, रामप्रकाश जी ने मुझसे 1 करोड़ रुपए मांगे, तो आपको जेल भेज देंगे क्या? भाई, असली मुद्दा यह है, कोई मनी ट्रेल हो, कोई कोलैबोरेशन हो, किसने पैसा दिया, कहां पैसा दिया, किस तरह से पैसा दिया, कोई सीसीटीवी होगा, कोई फुटेज होगी, कोई फोन के कन्वर्सेशंस होंगे। अभी तक कुछ सामने नहीं आए, ना फोन के हैं, ना कोई सीसीटीवी है, ना कोई पैसे का ट्रेल है, कहां निकाला। अच्छा, जिसने कह रहा है कि मैंने पैसा दिया, वो आदमी जेल के बाहर है, और जिसका कोई ट्रेल नहीं मिल रहा वो जेल के अंदर है। तो असली मुद्दा यह है। अच्छा, फिर आपने पूछा लखनऊ के बारे में, जो संजय सिंह अखिलेश यादव से मिले। देखिए, मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। इस समय कोई भी पार्टी हो, कोई भी कुछ हो, इस समय देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सबको इकट्ठे एक जगह आ जाना पड़ेगा। और अब आप ये भक्तों को तो ये बात पता नहीं होगी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। और जब सरदार पटेल की अंतिम समय था तो उन्होंने कहा था पंडित को बुलाओ, नेहरू को बुलाओ। और नेहरू जब उनके पास गए थे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे उनके। उन्होंने कहा, तू मेरा भाई है, तू है, इसलिए मैं निश्चित होकर मर रहा हूं। ये प्रेम था सरदार पटेल और पंडित नेहरू का, ये प्रेम था सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का। और जो लोग अफवाहें उड़ाते हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से देश को गुमराह करते हैं, और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई, उनके खिलाफ विलाप करते हैं, और जो अंग्रेजों का साथ देने वालों का साथ देते हैं, ये लड़ाई जो है उनके दोनों के बीच की है। संजय सिंह ने क्लियर कर दिया। हर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 10-10, 15-15 हजार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हर स्थिति में निर्विवाद भाव से, बिना सोचे समझे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों का समर्थन करेंगे, इंडिया गठबंधन को। क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, इसलिए वो आपस में मिल रहे हैं। वरना वो जानते हैं, और यूट्यूबर्स भी जानते हैं, रामप्रकाश जी आप भी नोट कर लीजिए, अगर इंडिया गठबंधन सरकार में नहीं आई तो जून के बाद भी ये यूट्यूब चलेगा नहीं, सब बंद हो जाएगा, फिर उसका संविधान भी बदल दिया जाएगा। फिर वही आप बोलेंगे जो आपको उग के लिख के आएगा, वो अगर आप बोलेंगे तो दर्शक मिलेंगे नहीं, आपके सारे चैनल बंद हो जाएंगे, अखबार बंद हो जाएंगे, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया और चीन जैसा हाल होगा। तो आपको डिसाइड करना है, मुझे डिसाइड करना है, देश की जनता को डिसाइड करना है, उनको लोकतंत्र चाहिए जैसा प्यारा लोकतंत्र 75 साल से था, या उनको नॉर्थ कोरिया और चीन के रास्ते पे जाना है। जी, इधर से घोषणा पत्रों की थोड़ी सी बात कर ली जाए। कांग्रेस मैनिफेस्टो लेकर के आई, उसकी खूब चर्चा हुई, कांग्रेस ने जिस तरीके से उसमें गारंटियां दी। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। अब बिहार में तेजस्वी यादव ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।
राहुल गांधी ने जब रोजगार की बात की थी तो रोजगार में भी उन्होंने कहा कि सारे सरकारी जो विभागों के खाली पद हैं वो भरे जाएंगे, जो लगभग 30 लाख हैं। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, जिसमें वो 30 लाख भरे जाएंगे प्लस 70 लाख नए क्रिएट किए जाएंगे। सर, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जो है, हर साल देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने जो है 10 साल पहले किया था, वो तो फिर वो पूरी तरीके से जुमला साबित हो गया। उन्होंने बाद में इसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई जुमलेबाजी चलती रहती है, चुनाव के लिए सब कहा जाता है। तेजस्वी यादव के अब इस घोषणा पत्र में सर कितना दम दिख रहा है, कितनी संभावनाएं दिख रही हैं, कितना वास्तविक है ये घोषणा पत्र अगर हम देखें तो? पर प्रकाश जी देखिए, किसी भी आदमी के चरित्र का पता ये चलता है कि जो पहले उसने कहा है क्या वो किया है। भाई तेजस्वी यादव 17 महीने केवल बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। उसके पहले भी 20 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। कितनी नौकरियां साल दर साल दी गई सरकारी, और जब से तेजस्वी यादव से उनका गठबंधन टूटा है तब से कितनी नौकरियां दी गई, और 17 महीने के अंदर 3 लाख नौकरियां दे दी गई। तो इसका मतलब यह है कि जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि उसका इतिहास सिद्ध कर रहा है कि वो सही कह रहा है। जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में वादा किया था, जो कर्नाटक में वादा किया था, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वादा किया था, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। अब आप सोचिए राम प्रकाश जी, आप और हम समझ नहीं पाएंगे। एक लेडी जो आपके घर में काम करने आती है, खाना बनाने आती है, झाड़ू पोछा करने आती है, जिसकी महीने में तनख्वाह 12,000 रुपए होती है और 10 किलोमीटर से आती है वो अपने झुग्गी झोपड़ी से, 2,000 रुपए महीने अगर उसके खर्च हो जाते हैं केवल बस यात्रा में, और अरविंद केजरीवाल की वजह से उसकी 20% सैलरी इसलिए बच जाती है कि महिलाओं के लिए जो है बस यात्रा फ्री है, तो उससे वो अपने को बच्चे को पढ़ा सकती है, उसे दूध पिला सकती है, उसे मक्खन खिला सकती है। तो घोषणा पत्र करना, और आपने पास्ट में, अब अखिल स्वामी है भाई, 2014 में मैंने भी सोचा था, वोट तो नहीं दिया था, लेकिन सोचा था कि अगर 15 लाख मिल जाएंगे तो मैं भी एक अच्छी कार खरीद लूंगा, अपने घर को थोड़ा रिनोवेट करा लूंगा। अब वो 15 लाख के साथ इंटरेस्ट जुड़ते जुड़ते करीब 30 लाख रुपए हो गए। तो अब मैं क्योंकि सचेत हो गया हूं कि एक तरफ वो आदमी है जिसने नौकरी के लिए कहा, नौकरी दी, फिर ये कहते हैं नहीं नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं। अडानी जी क्या नौकरी कीजिए, अडानी जी क्या जो सरकारी नौकरी में 50,000 मिलता है वो 10,000 मिलेगा, 18 घंटे आप काम करेंगे, जिस दिन मनाएगा आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो पसंद है तो बीजेपी को वोट दीजिए। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले, सेना के अंदर अग्निवीर न हो, परमानेंट कमीशन मिले, 15-20 साल आप नौकरी करें, सारी सुविधाएं मिले, पेंशन मिले, तो आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। तो देश की जनता के विवेक का भी टेस्ट है कि देश की जनता क्या चाहती है। अगर देश की जनता चाहती है कि जैसा चल रहा है केजरीवाल के साथ, संजय सिंह के साथ, हेमंत सोरेन के साथ, अनिल देशमुख के साथ, संजय राउत के साथ वैसा चले, तो देश की जनता की जो भावना है लोकतंत्र में शिरोधार्य है, हम लोग स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हम तो प्रयास ये करते रहेंगे कि देश में लोकतंत्र और संविधान बचा रहे और देश में प्यार मोहब्बत का वातावरण रहे, 142 करोड़ लोग मिलजुल के काम करें। बाकी देश की जनता जैसा डिसाइड करेगी वैसा बनेंगे। जी। सर, एक बिहार को लेके जब बात हो रही थी, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात बहुत पहले से हो रही है, काफ़ी पहले से मांग होती है। नीतीश कुमार जी ने भी जो है समर्थन में दिखाई देते थे। तो अब तो तस्वीर जो है वो पैर छूते हुए आती है, लेकिन विशेष दर्जा आज भी नहीं मिल पाया। तेजस्वी ने फिर एक बार इस मुद्दे को उठाया है। तो क्या अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वही पहले नीतीश कुमार उठा करके इतने साल से सत्ता में है, विशेष राज्य नहीं बन पाया बिहार, उसका लाभ नहीं ले पाया, क्या ये संभव है अब अगर सरकार सत्ता परिवर्तन होता है तो? बिल्कुल है, देखिए बिल्कुल संभव है। ये देखिए पिछले 10 साल के अंदर, कहना नहीं चाहिए क्योंकि सारे प्रदेश जो हैं हिंदुस्तान का है और हम लोग वी आर ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जिस प्रकार हर प्रदेश की सुविधाओं को काट कर, उनको पैसे के लिए तड़पा कर, उनको हर चीज गुजरात के अंदर भेजी गई है। यहां तक कि न्यायालय ये टिप्पणी कर रहे हैं कि केरला को स्पेशल पैकेज दिया जाए, क्योंकि जहां जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके फंड रोके जा रहे हैं। और खेल का भी पैसा दिया जाता है गुजरात को, जबकि वहां के लोग खिलाड़ी नहीं है। हरियाणा पंजाब के लोग तरसते रहते हैं, जो पदक जीतते हैं वो पैसा मिल जाता है गुजरात को। तूफान आता है गुजरात और राजस्थान दोनों जगह, गुजरात को पैसा नहीं मिलता है, गुजरात को मिल जाता है। तो देखिए ये जो एक स्टेट को प्रिविलेज मिला हुआ है और बाकी प्रदेश जो डबल इंजन की सरकार जहां नहीं है उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, अगर ये दूर हो जाएगा और इंडिया की गवर्नमेंट बन जाएगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि बिहार के लोग बड़े मेधावी हैं, बड़े परिश्रमी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे जो एक प्रकार की उन्हें सुविधाएं नहीं मिली हैं और जिस प्रकार की शिक्षा की अवनति हुई है,
जिनका किसानों को उनके मूल्य नहीं मिले हैं जो पंजाब हरियाणा को मिले हैं। तो पंजाब हरियाणा के अंदर तो समृद्धि आ गई है, बिहार के अंदर समृद्धि नहीं आई है। और क्योंकि गरीबी जो है बहुत सारे अवगुणों को पैदा करती है, जबकि बुद्धिमत्ता में बिहार जैसे लोग हैं नहीं। तो मुझे लगता है बिहार डिजर्व्स, उड़ीसा डिजर्व्स, और जितने स्टेट हैं जहां बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है, झारखंड डिजर्व, छत्तीसगढ़ डिजर्व्स, और जो बहुत ज्यादा उन्नत स्टेट्स हैं उनको सेक्रीफाइस करना चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सारी जनता को समृद्ध बनाने के लिए त्याग की भावना से ऐसे स्टेट जो पिछड़ गए हैं उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। जी, एक नारा और सर बहुत फेमस रहा है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था या उसका काफ़ी कुछ इम्पैक्ट भी हुआ था। अब राहुल गांधी भी इस बात को उठा रहे हैं कि भई जब बहुत खाते में सबके जो है वो पैसे आने की बात कर रहे हैं कि खटाखट पैसे आएँगे। इस तरीके से कितनी गरीबी दूर हो पाएगी सर? दूसरा कि क्या ये संभव है जिस तरीके के वादे किए जाते हैं, गरीबी हटाओ का नारा, क्योंकि अब लोग सवाल फिर ये उठने लग जाता है कि अगर ये संभव था तो पहले क्यों नहीं किया जब इतने लंबे समय तक सरकार रही कांग्रेस की तो? नहीं, देखिए दोनों में अंतर है। कांग्रेस इंदिरा जी के समय में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हिंदुस्तान में एक क्षमता नहीं थी, क्योंकि हम एक बेसिक फाउंडेशन बना रहे थे। इंदिरा जी के समय भी आपको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में PL 480 आया करता था, गेहूं भी आयात हमको करना पड़ता था। जो टेक्नोलॉजिकल मिशन आया, टेक्नोलॉजिकल मिशन कौन लाया? ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ किसने किया? ग्रीन रेवोल्यूशन किसने किया? ये सब कांग्रेस के जमाने में हुआ। आज हमारे यहां प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, हम एक्सेस प्रोड्यूसर हैं, दूध में भी एक्सेस प्रोड्यूसर हैं, गेहूं में भी हैं, चावल में भी हैं, माने भंडारण हमारे भरे हुए हैं। अच्छा, एक तरफ 14-15 लाख करोड़ आप माफ कर देते हैं पूंजीपतियों का, 1.5 लाख करोड़ पर ईयर का उन्हें फायदा दे देते हैं कॉर्पोरेट टैक्स में। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की हर जनता को अगर 10,000 रुपए साल मिल जाए, 1 लाख रुपए साल, 8-9 हजार रुपए महीना, इससे परचेजिंग बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो GST बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि गरीब जनता के हाथ में परचेजिंग पावर देना चाह रहे हैं वो। और इससे अगर थोड़ा इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, देखिए रामप्रकाश जी, आपको कोई परेशानी ना हो अगर इन्फ्लेशन हो 10% का और आपकी इनकम बढ़े 15% से। परेशानी तब है जब इन्फ्लेशन 10% से बढ़े और आपकी तनख्वाह बढ़े 5% से, जो आज के तारीख में हो रहा है। आज के तारीख में पहले से इन्फ्लेशन कम है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही है। छोटे दुकानदारों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, छोटे बिजनेसमैन की आमदनी नहीं बढ़ रही है, छोटे आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है। बड़े आदमी की आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वो परचेजिंग कर नहीं सकता है, क्योंकि उसकी सारी नीड जो है फुलफिल्ड है। तो देश के अंदर एक प्रकार की विकृति पैदा हो रही है। तो इस विकृति को दूर करने के लिए जो रघुराम राजन ने ही राहुल गांधी को ये दिया है, और अर्थशास्त्रियों का पूरा इसमें कैलकुलेशन है, भारत के अंदर अगर देश की गरीब जनता की परचेजिंग पावर को बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो GDP ग्रोथ है वो 15% हो जाएगा। 5 साल के अंदर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उन्हें नौकरी मिलना आवश्यक है, उनके पास परचेजिंग पावर होना आवश्यक है, और गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम होना आवश्यक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।